हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दरभंगा जिले के लगमा स्थित जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम में आयोजित लक्ष्य चंडी एवं अति महाविष्णु महायज्ञ के समापन होते ही मौजूद पंडितों ने दक्षिणा नहीं मिलने के कारण आश्रम में बीती रात जमकर बवाल काटा। हंगामा कर रहे पंडितों ने दरभंगा मणिगाछी मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया और आश्रम के महंत के निवास स्थान को घेर कर नारेबाजी करते रहे। बीती रात से अभी तक इनके दक्षिणा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल यह बिहार का सबसे बड़ा यज्ञ होने का दावा किया गया था। इसके आयोजन पर 25 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। यहां 11 मंजिला हवन कुंड बनाया गया था, जिसके आयोजन में इंटरव्यू के माध्यम से देश भर के 2100 पंडितों के चयन किया गया था। इन पंडितों ने लक्ष्य चंडी एवं महाविष्णु यज्ञ में 1 मार्च से 16 मार्च तक अपनी सहभागिता दी थी। इन लोगों का आयोजन समिति के साथ मानदेय देने को लेकर एक कागजी एग्रीमेंट भी किया गया था। इस एग्रीमेंट में न्यूनतम 15,000 रुपये देने की बात लिखी गई है। इसके अलावा भी यज्ञ में सहभागिता के नियम और कानून भी लिखे हुए हैं। 16 मार्च को यज्ञ की समाप्ति होने के बाद बीती रात करीब 2 बजे पंडितों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में पंडितों द्वारा यज्ञ परिसर से लेकर CDDHA तक हंगामा दौड़ भाग करते पंडित दिखाई पड़ रहे हैं। यज्ञ में यूपी के चित्रकूट से शामिल होने आए पंडित अमित मिश्रा ने बेनीपुर के अनुमंडल पदाधिकारी को फोन करके बताया कि आश्रम के महंत और हमारे आचार्य लोग हम लोग को पैसा नहीं दे रहे हैं। सब लोग आश्रम के लोग बिना पैसा दिए गायब हो गए हैं। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि एक बार कम से कम कमेटी वाले बोल तो दें कि क्या करना है। हम लोग धर्म का काम करने आए थे, चले जाएंगे। इस संबंध में जब महंत बुआ सरकार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यज्ञ में आए सभी पंडितों को दक्षिणा दे दिया गया है। हम लोग भी आज सुबह से वीडियो को देख रहे हैं। हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से यज्ञ किए हैं। जिला प्रशासन से बातचीत के बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। बिहार के जमुई जिले में पिता की मौत से बौखलाए युवक ने एक पति पत्नी की हत्या कर दी। डायन का आरोप लगाकर उसने महिला और उसके पति की हत्या कर दी। झाझा प्रखंड के चिलको गांव की यह घटना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की खोज में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौत इस गांव में हुई थी, लेकिन मृतक के बेटे को यह लगता था कि उसके पिता को जादू टोना करके मार दिया गया। एक दंपति पर उसे इसका शक था, जिसके बाद उसके सिर पर खून सवार हुआ और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने दोनों को मार डाला। मृतकों में जागेश्वर भुल्ला 69 वर्ष और उनकी पत्नी जासो देवी 63 वर्ष है, जिन्हें गांव के ही युवक ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देकर वह फरार है। डबल मर्डर की सूचना जब पुलिस को मिली तो जमुई के ASP मदन कुमार आनंद और झाझा के SDPO दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि आरोपी की खोज में पुलिस जुट गई है। वहीं इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य का वार्षिक बजट सोमवार को पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में दूध के दाम, मिल्क प्राइस में बढ़ोतरी की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल राज्य को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्व घाटा और वस्तु एवं सेवा कर GST मुआवजा में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावे की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2025 से 26 में 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी और शिमला रोपवे परियोजना अगले वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी, जो राज्य के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गाय और भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 61 रुपये प्रति लीटर होगा। हिमाचल प्रदेश में पहले गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध
₹55 किलो बिकता था। इन दोनों पशुओं के दूध में सरकार की ओर से ₹6 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी राज्य के दुग्ध उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 1 लाख किसानों को इस दिशा में लाने का लक्ष्य रखेगी। वर्तमान में लगभग 1,68,000 किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। इसके साथ ही कच्ची हल्दी उगाने वाले किसानों को ₹90 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNRIGA के तहत कार्यरत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में ₹20 की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे अब यह ₹300 से बढ़कर ₹320 प्रतिदिन हो गई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में नशे की लत से निपटने के लिए विशेष कार्यबल STF के गठन की घोषणा भी की गई है। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावे की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2025 से 26 में 500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी और शिमला रोपवे परियोजना अगले वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी, जो राज्य के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है। बिहार में लगातार पुलिस पर हमलों की घटना सामने आ रही है। सोमवार को किशनगंज थाना क्षेत्र के बेलवा में असामाजिक तत्वों ने SSB के जवानों पर हमला बोल दिया, जिसमें 5 जवान घायल हो गए। SSB 19वीं वाहिनी के घायल जवानों में राजेश सुधू, रामचंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सुखदेव कुमार, राजेश साहनी शामिल है। दरअसल SSB 19वीं बटालियन को कुछ इनपुट मिला था, जिसके बाद एक टीम कुछ अपराधियों का पीछा कर रही थी। SSB की टीम ने जब किशनगंज के बेलवा में तस्करों को दबोचा तो उन्होंने हल्ला करना शुरू कर दिया कि उनका अपहरण किया जा रहा है। अपराधियों ने अपहरण का शोर मचाया तो मौके पर ग्रामीणों और उपद्रवी तत्वों की भीड़ जमा हो गई। सबने जवानों को चारों तरफ से घेरकर बंधक बना लिया और उनसे मारपीट करने लगे। SSB टीम पर हमले की सूचना पर सदर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सभी जवानों को काफी मशक्कत के बाद छुड़ाकर अपने साथ थाना ले गए। घटना के बाद सूचना पर SSB के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। आसपास के कई थानों के पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। घटनास्थल पर पहुंचे SDPO गौतम कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपितों की वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दुष्प्रचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जरिए किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है। विधानसभा के बाहर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि AI के जरिए भ्रामक वीडियो बनाकर भाजपा की IT सेल उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वायरल हो रहे फोटो वीडियो पर कहा कि DGP स्तर पर इसकी शिकायत की गई है। तेजस्वी ने एक वायरल हो रहे फोटो वीडियो पर कहा कि ये AI के जरिए तैयार किया गया है। भाजपा की IT सेल पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भाजपा की IT सेल कर रही है और AI के जरिए बनावटी वीडियो बनाकर मेरा दुष्प्रचार और महिलाओं का अपमान भाजपा के लोग कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मेरे निजी सचिव ने इसकी शिकायत साइबर थाने में की है। DGP और सीनियर पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। दरअसल तेजस्वी यादव से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई और बीजेपी पर हमला किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक तकनीक है जो मशीन को इंसान जैसी तर्क शक्ति दे देती है। AI का ट्रेंड और यूज इन दिनों बड़ा है। वीडियो एडिटिंग प्रक्रिया को भी यह बेहद आसान बना देता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी धड़ल्ले से हो रहा है। इससे तैयार किए गए वीडियो में किसी भी सीन में किसी इंसान का चेहरा बदलकर ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो इंसान ही असल में वह काम कर रहा है, लेकिन यह एडिटिंग की कला होती है। इससे सेलिब्रिटी आदि का दुष्प्रचार भी धड़ल्ले से किया जाने लगा है। बिहार में मौसम का मिजाज होली के बाद बदल गया है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में पूरे दिन तेज हवा चली और शाम में बूंदाबांदी हुई। इस वजह तापमान में गिरावट देखी गई। सोमवार को प्रदेश के गोपालगंज में बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे फसल पर असर पड़ेगा। इसी बीच पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 12 जिलों में बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान ने बताया कि बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और कटिहार जिले में 17 से 18 मार्च तक बारिश हो सकती है।
इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश दर्ज जा सकती है। इसका असर बिहार समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में बिहार के 3 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिस वजह से तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर्स का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई जरूरी है और अगर पुलिस आत्मरक्षा में एनकाउंटर करती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मंत्री कृष्ण नंदन पासवान का यह बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। कृष्ण नंदन ने तेजस्वी को उनके पिता लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासन की याद दिलाते हुए कहा कि 90 के दशक में बिहार में अपहरण उद्योग अपने चरम पर था। अपराधी बेलगाम थे, सड़कें सुनसान रहती थीं और आम जनता असुरक्षित महसूस करती थी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उस दौर में स्कूटर पर भैंस ढोई जाती थी और घोटालों का अंबार लगा था। अब कानून का राज है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही है। पुलिस को खुली छूट दी गई है कि वह अपराध पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाए। बिहार सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी पद पर प्रोन्नति दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभी तक वह राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में पुलिस महानिरीक्षक आईजी के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने उन्हें उनके कनिष्ठ अधिकारी रत्न संजय कटियार की सापेक्षता में यह पदोन्नति दी है। अधिसूचना के अनुसार उनकी प्रोन्नति की वैचारिक तिथि उनके कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति तिथि से मानी जाएगी, जबकि वास्तविक तिथि पदभार ग्रहण करने के बाद से लागू होगी। अमित लोढ़ा बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारियों में से एक रहे हैं। उन्होंने कई अहम मामलों में बेहतरीन काम किया है। वह आमतौर पर अपने अलग अंदाज और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रोन्नति को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ पुलिस महकमे तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनकी वीरता और ईमानदारी की कहानी खाकी द बिहार चैप्टर के रूप में वेब सीरीज बनकर भी सामने आई। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई यह वेब सीरीज उनकी किताब बिहार डायरीज पर आधारित है, जिसमें उनके अपराधियों के खिलाफ किए गए अभियानों की कहानी को दिखाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2023 बैच के बिहार कैडर के ट्रेनी अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में आईएएस अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। सीएम ने कहा कि बिहार में महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं प्रशासनिक पदों पर आ रही हैं। पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। इसी तरह बिहार पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण मिला है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या राज्य में सबसे अधिक हो गई है। मुंगेर जिले में पुलिस पर हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या के बाद अब एक और वारदात सामने आई है। रविवार देर रात हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के फसियाबाद गांव में ग्रामीणों ने डायल 112 की पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में सिपाही बबलू रजक के सिर पर ईंट से वार किया गया, जिससे उनका सिर फट गया, जबकि अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए। गांव में 2 युवक छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पंचायत भवन में बंद कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे और खुद ही मामले का निपटारा करने की मांग करने लगे। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस बढ़ गई और अचानक किसी ने पत्थर फेंक दिया, जो सीधे सिपाही बबलू रजक के सिर पर जा लगा। इसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही हवेली खड़गपुर के डीएसपी अनिल कुमार ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया और तुरंत फसियाबाद गांव में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। पुलिस टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए भीड़ के कब्जे से दोनों आरोपियों को छुड़ाया और उन्हें खड़गपुर थाना ले जाया गया।
फिलहाल इस हमले के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में आरा के गोपाली चौक स्थित तनिष्क ज्वेलर्स में 10 मार्च को दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने शोरूम में घुसकर 10 करोड़ 9 लाख रुपए के गहने लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद भोजपुर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और लूट कांड में शामिल 2 अपराधियों को बडहरा थाना क्षेत्र के बबूरा छोटा पुल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्टल, 5 कारतूस और लूट के दौरान सुरक्षा गार्ड से छीनी गई राइफल भी बरामद की। इस लूटकांड में पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद भोजपुर एसपी मिस्टर राज ने सख्त कार्रवाई की है। आरा नगर थाना कांड संख्या 171/25 के तहत जांच के बाद ERV 4-112 के प्रभारी दारोगा मनोज तिवारी को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सिपाही स्वीटी कुमारी और मंटू कुमार को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा ERV 4-112 के चालक अरविंद कुमार, क्रॉस मोबाइल आरा नगर थाना और आरा नवादा थाना के पुलिसकर्मियों को उनके पद से हटा दिया गया। भोजपुर पुलिस का कहना है कि लूटकांड में शामिल अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही पूरा लूटा गया माल बरामद कर लिया जाएगा और बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के बाद आरा शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। भोजपुर एसपी ने साफ किया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस कर्मियों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन की कोशिश है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए। होली की छुट्टियों के बाद आज एक बार फिर से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज यानी 17 मार्च को बजट सत्र का 10वां दिन है। आज सदन में कई मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं। बीते दिनों होली के मौके पर राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से पुलिसकर्मी को डांस करने को कहा और बिना हेलमेट के पटना की सड़कों पर स्कूटी चलाया, इस पर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर सकता है। वहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी में दिख रहा है। पुलिसकर्मी पर हो रहे हमले को लेकर विपक्ष भी हंगामा कर सकता है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के आदेश पर डांस करने वाले पुलिसकर्मी को उनके बॉडीगार्ड की ड्यूटी से हटा दिया गया है। उनकी जगह दूसरे सिपाही को तेज प्रताप यादव का बॉडीगार्ड बनाया गया है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर होली के दिन बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहे थे। इस मामले में भी पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। आज विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सबसे पहले प्रश्नोत्तर काल होगा, जिसमें सत्ता पक्ष के मंत्री प्रश्नों का जवाब देंगे। बजट सत्र के दौरान आज बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली 2021 की प्रति सदन की मेज पर रखी जाएगी। राज्य की गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए जीविका प्रबंधन को विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त धनराशि के आवंटन में हुई वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने के संबंध में चर्चा होगी। अब तक के बजट सत्र के दौरान विधानमंडल में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। इन मुद्दों में मां, बाप, बचवा, भांग से लेकर रानी महारानी तक शामिल है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हुआ है। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया, जिसमें दलितों, महिलाओं और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वहीं बजट चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन और सदन के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब तक 12 मार्च बजट बिहार के समस्तीपुर जिले के सभी मिडिल और हाई स्कूलों में सहेली कक्ष बनेगा। बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक ने इसे लेकर आदेश दिया है। स्कूल के एक कक्ष को सहेली कक्ष बनाकर एक शिक्षिका को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इनके नेतृत्व में बच्चियों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अलग अलग काम होंगे। बालिका स्वास्थ्य और स्कूलों में बच्चियों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर यह पहल की गई है। बेटियों के जन्मदिन व अन्य विशिष्ट दिवस पर पैड व साबुन देने की परंपरा विकसित की जाएगी। महिला विकास निगम, यूनिसेफ व जनप्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा।
इस प्रोग्राम को लेकर निदेशक ने कहा है कि 1 महीने के भीतर इस कक्ष का निर्माण कर विभाग को रिपोर्ट करें। नोडल अधिकारी हर सप्ताह इस कक्ष में बच्चियों के साथ कम से कम 30 मिनट की बैठक करेंगी, जिसमें उनके स्वास्थ्य और समस्याओं पर चर्चा होगी। इससे न केवल सशक्तिकरण होगा, बल्कि स्कूलों में बच्चियों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय ने बताया कि माहवारी स्वच्छता को लेकर बच्चियों से खुलकर बात और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्हें सारी चीजें बताना, उनमें आ रहे बदलाव के बारे में जानकारी देना, किसी भी तरह की समस्या का समाधान करना भी शामिल रहेगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी इसके बारे में बात करना, ताकि अभिभावक भी जागरूक हों। इसके लिए स्कूलों से पर्याप्त जगह की डिटेल्स मांगी गई है। इसमें स्कूल प्रबंधकों को बताना होगा कि कक्षा और ग्राउंड का कितना एरिया अर्जित किया गया है, इसका डिटेल्स देना होगा। दिए गए डिटेल के आधार पर स्कूल के एक कक्ष को सहेली कक्ष के रूप में डेवलप किया जाएगा। बिहार मालामाल हो सकता है, क्योंकि भोजपुर में तेल गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भंडार मिलने की उम्मीद की जा रही है। अगर प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार मिला तो बिहार के आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जब इसकी खुदाई शुरू हुई है तो लोगों को उम्मीद जग रही है कि अगर यह भंडार मिला तो बिहार मालामाल हो जाएगा। सर्वे का काम करने वाली संस्था अल्फा जियो कर रही है। साल 2000 में बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो राज्य का करीब 70% खनिज संपदा झारखंड में चला गया, लेकिन करीब 65% आबादी बिहार में रह गई। प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे के मामले में बिहार को काफी नुकसान उठाना पड़ा और इसके कारण राज्य को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच समय समय पर ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि बिहार में भी प्राकृतिक संपदाओं और विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार यहाँ की जमीन में दबे पड़े हैं। इन बातों में सच्चाई तब सामने आई जब हाल में जमुई में सोने के भंडार के साथ ही लौह अयस्क के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। अब बिहार के भोजपुर में तेल गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। शाहपुर प्रखंड में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार मिलने की उम्मीद की जा रही है और अब इसकी खोज को लेकर खुदाई शुरू हुई है। उपग्रहीय डेटा और भूवैज्ञानिक विश्लेषण में संकेत मिले हैं कि गंगा नदी के तटवर्ती इलाके में बड़े तेल और गैस का भंडार मिलने की संभावना है। मौत के 60 दिनों बाद चकजमाल गांव के बिजली राय 35 का शव बांग्लादेश से पैतृक गांव लाया गया, जिसके बाद उसका दाह संस्कार किया गया। पिता टुन्ना राय ने पुत्र की चिता को मुखाग्नि दी। बांग्लादेश में मौत के बाद परिजन परेशान थे। शव के लिए भाई बद्री राय ने मुजफ्फरपुर के डीएम गृह मंत्रालय व विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर गुहार लगाई। इसको लेकर विधायक मुन्ना यादव ने भी डीएम को पत्र लिखा था। बताते चलें कि चकजमाल गांव के बिजली राय की मानसिक स्थिति वर्ष 2016 से खराब थी। 2019 में उसे रांची के कांके में इलाज कराया गया। वर्ष 2020 में वह घर छोड़कर भाग गया। इसके बाद 2021 में उसे बांग्लादेश बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद राजशाही सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वहीं परिजन गुम होने के कारण चिंतित थे। 26 दिसंबर 2024 को बगल की पंचायत के मुखिया पति को फोन कर रिहाई के लिए आवश्यक कागजात भेजने का अनुरोध किया गया। कागजात व्हाट्सएप पर भेज भी दिया गया। बताया गया कि सीआईडी से कागजात वेरिफिकेशन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। 17 जनवरी को वहां से जेलर ने फोन किया कि बिजली राय का देहांत 2 दिन पहले हो गया है, कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को ले जाइए। इसके बाद बद्री इधर उधर भटकता रहा। इसके बाद भारतीय उच्चायोग ढाका के पत्र के आलोक में वरीय उप समाहर्ता ने लेटर भेजकर बद्री राय को बताया कि पार्थिव शरीर को प्राप्त करने के लिए उसे अधिकृत किया गया है। मृतक के भाई बद्री राय ने बताया कि वह 13 मार्च को घर से निकल गया। कटिहार जंक्शन पर उतरने के बाद वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर पश्चिमी बंगाल के मालदा जिला पहुंचा। वहां बॉर्डर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारी अलर्ट मोड पर थे। वहां भारतीय उच्चायोग के निर्देश पर मर्चरी हाउस के डीप फ्रीजर से शव को एम्बुलेंस पर लादकर बांग्लादेश का बॉर्डर सोना मस्जिद लैंड पोर्ट लाया गया। इसके बाद बीएसएफ के सहयोग से शव को भारत के बॉर्डर पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले के महादीपुर लैंड पोर्ट पर शव को दूसरे एम्बुलेंस पर ट्रांसफर किया गया। पूरी कागजी प्रक्रिया के बाद शव को 0 पॉइंट से ट्रांसफर किया गया। एम्बुलेंस को लेकर बिचौलियों ने सौदा करना भी चाहा, लेकिन डीएम के हस्तक्षेप के बाद एम्बुलेंस
मीनापुर के लिए प्रस्थान किया। शव को बक्से में बंद कर इंडिया का झंडा लगाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। हालांकि 2 महीने बाद शव की स्थिति काफी खराब हो गई थी। गांव में एम्बुलेंस पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गम